Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome you back again on this digital platform of JK Boss Foundation classes. So, dear students, today we are going towards the last topic of the chapter number 3, Making of Global World. In this chapter, we will discuss about the Bretton Woods. The Bretton Woods institutions, especially the IMF and IBRD. We will discuss the work of these two institutions, and we will discuss what was the post World War चैलेंजेस इन दिस टॉपिक। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ब्रिटेन वुड्स के बारे में, ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशंस के बारे में, और देखेंगे कि दूसरी जंग अजीम के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद मोस्ट चैलेंजेस क्या थे। तो लेट वी स्टार्ट। ठीक है, इट विल बी द लास्ट टॉपिक। सो लेट वी डिस्कस। वी विल have a discussion with the post-war era. Post-war era means after the war, after war era, after war. Once in 1945, 44-45 द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करते, जब ये खत्म होने की तरफ था, तो अब दुनिया के सामने, अब बिल्कुल खत्म हो रहा था, वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, अब दुनिया के सामने एक बड़ा चैलेंज है कि हम कैसे उन प्रॉब्लम से, इकोनॉमिकल क्राइसिस से हम बाहर कैसे आए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जब हमने देखा वर्ल्ड वॉर 2 किसके बीच में लड़ा गया था, तो हमने बार बार कहा दो ग्रुप्स थे, एक एक्सेस पावर्स थे, एक अलाइज थे। अलाइज में हमने कहा कि अलाइज में ब्रिटेन मिलेगा, फ्रांस, सोवियत यूनियन और यूएस मिलेगा, और एक्सेस पावर में हमारे पास जर्मनी मिलेगा और जापान, बट नाजी जर्मनी। Remember, not now monarchical Germany in the World War I. So conflict किस के बीच में हुआ था? एक्सेस और अलाइज के बीच में। बट वहीं पर हम देखेंगे कि दुनिया के ऊपर इसका इम्पैक्ट क्या था। हमने पहले कहा कि ये जंग एक जगह, एक फ्रंट पे नहीं लड़ी गई, बहुत सारे फ्रंट्स पर लड़ी गई। ये जमीन पर भी लड़ी गई, समंदर में भी लड़ी गई, एयर में भी, क्योंकि जो मॉडर्न आर्टिलरी और मॉडर्न वेपन का सिस्टम स्टार्ट हुआ वो इसी वर्ल्ड वॉर के साथ हुआ। ठीक है, जब हम आगे चलेंगे पता चलेगा 60 मिलियन लोग मारे गए, यानी 3% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन यहां से हमें मरती हुई देखने को मिली है। कैजुअलिटीज हुई, जख्मी हुए, और डिस्ट्रक्शन पूरे यूरोप और एशिया में हमें डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। एशिया और यूरोप दोनों जगहों पर हमें डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। आइदर इट वाज इकोनॉमिकल डिस्ट्रक्शन, आइदर इट वाज साइकोलॉजिकल एंड अदर थिंग्स। सो लेट वी डिस्कस द व्हाट वाज द मेन चैलेंजेस। द चैलेंजेस मैसिव इकोनॉमिक डिवास्टेशन, क्योंकि देखिए सोशली भी लोग, बिल्कुल साइकोलॉजिकली, सोशली पीपल बिकेम इफेक्टेड ड्यू टू द वॉर। एंड सेकंड दैट वाज नाउ कि हम कैसे इतने लॉन्ग और मुश्किल इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन से आगे चलेंगे। अब हाँ, जो दो मेन सेक्टर जो हमें जाने, टू की इन्फ्लुएंस इन द रिकंस्ट्रक्शन, तो दो जो इन्फ्लुएंसर्स थे। ठीक है, अब कहां पे काम करना पड़ेगा। दो चीजें जो हमें वर्ल्ड वॉर से पता चली कि एक यूएस उभर कर आएगा, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और मिलिट्री सुपर पावर। दूसरा सोवियत यूनियन अपनी हैयत को चेंज करके, ट्रांसफॉर्मेशन, एक ग्लोबल पावर पूरी दुनिया में एज अ ग्लोबल पावर सामने आया, क्योंकि वर्ल्ड वॉर ने बहुत सारी चीजों को खत्म भी किया और बहुत सारी चीजों को उबारा भी, जिनमें यूएस, ठीक है, जिनमें हमें यूएस और यूएसएसआर मिलेगा। रिमेंबर, यूएसएसआर, यूएसए और यूएसएसआर। यूएस भी एक पावर बहसते पावर उभरा, और यूएसएसआर भी। इस पावर के हंगर ने ही जन्म दिया ब्रिटेन वुड्स को, याद रखिएगा, ब्रिटेन वुड्स। और जो एक कील फिर यूएसएसआर के सीने में लगी, वो अब तक खत्म नहीं हुई, वो ब्रिटेन वुड्स ही था। ठीक है, चलिए, व्हेन डॉलर बिकम्स द ग्लोबल करेंसी, व्हेन डॉलर बिकम्स द मेन एक्सचेंज, सो लेट वी सी क्या हुआ। अभी आप देखिए जो इसके टॉपिक्स रहेंगे, पोस्ट वॉर सेटलमेंट रहेगा, ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, 1944 वाला केस, अर्ली पोस्ट वॉर, तो बेटा फिर डिकोलोनियलाइजेशन एंड इंडिपेंडेंस, एंड एंड ऑफ ब्रिटेन वुड्स एंड स्टार्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। लेट वी सी नाउ वन बाय वन। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं जो मेन था पोस्ट वॉर सेटलमेंट में, जो अब हम पढ़ रहे हैं, दैट इज ब्रिटेन वुड्स। ब्रिटेन वुड्स क्या था? ब्रिटेन वुड्स एक मेन कंसर्न है। ब्रिटेन वुड्स के अंदर अगर हम देखेंगे कि मास प्रोडक्शन की जरूरत थी, मास कंजप्शन की जरूरत थी। मास प्रोडक्शन रिक्वायर्स मास कंजप्शन। अगर आप चीजें बना रहे हो तो आपको वो चीजें इस्तेमाल करने वाले भी चाहिए। तो क्योंकि मास कंजप्शन, जब लोग ज्यादा खर्च करेंगे तो हाई नीड,
याद रखिएगा, नीड्स हाई, स्टेबल इकोनॉमी उन्हीं से चलेगी। तो स्टेबल इकोनॉमीज रिक्वायर है बेटा एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। जब आपकी इकोनॉमी स्टेबल होगी तो आपको अच्छा खासा एम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा, और फुल एम्प्लॉयमेंट यानी गवर्नमेंट इंटरवेंन। याद रखिएगा, जैसे कि हैजले सैशे ने कहा था कि स्टेट हैज टू इन्वेस्ट, हाँ, स्टेट हैज टू इन्वेस्ट। अब जरा देखिए, अब जरा हम देखेंगे कैसे अब वहां पर आपको मैनेजिंग इकोनॉमिकल लिंक्स देखने को मिलेगी, ठीक है। गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी चीजों को, कैपिटल पे, लेबर फ्लो, सब चीजों पर, एम्प्लॉयमेंट में। और पोस्ट वॉर इकोनॉमीज में आपको जब देखोगे ना, तो स्टेबिलिटी और एम्प्लॉयमेंट मेन कंसर्न होगा। ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस यहां पर जो मेन कंसर्न रहेगा, ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस जुलाई 1944 को हम देखेंगे, ठीक है। यहां पर एक कॉन्फ्रेंस होती है, कहां पे, यूएसए में। हाँ, फ्रेमवर्क का क्या, इसका फ्रेमवर्क क्या था, स्टेबल इकोनॉमिक सिस्टम। हाँ, हम एक नए वर्ल्ड में, और कहां पे हुई थी, हेमिस्फीयर, हाँ, यूएसए, हेमिस्फीयर यूएसए में एक कॉन्फ्रेंस होती है जिसे ब्रिटेन वुड्स, क्योंकि ब्रिटेन वुड्स होटल में हुई थी, ठीक है, इस वजह से इसको ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता है। जब हम इस कॉन्फ्रेंस के कुछ की फैक्टर्स देखेंगे, इस ब्रिटेन वुड्स ने दो इंस्टीट्यूशंस को जन्म दिया। रिमेंबर, ब्रिटेन वुड्स क्या करेगा, ब्रिटेन वुड्स दो चीजों को जन्म देगा, ब्रिटेन वुड्स से दो बच्चे पैदा होंगे, ठीक है। इस कॉन्फ्रेंस से, यूनाइटेड नेशंस की जो एक कॉन्फ्रेंस थी, इससे दो चीजें जन्म लेंगी। एक तो जन्म लेगा आईएमएफ सबसे पहले, नंबर 2 जन्म लेगा आईबीआरडी, नंबर 3 जन्म लेगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। मगर मेन हमारा फोकस रहेगा आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और आईबीआरडी। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक कॉमन फंडिंग बैंक होगा, ठीक है, जो आगे जाकर वर्ल्ड बैंक है। और आईबीआरडी इंटरनेशनल बैंकिंग, जहां पर हम बात करेंगे आईबीआरडी की, तो हम अभी देखेंगे क्या क्या है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ, ठीक है, एस्टैब्लिश टू मैनेज एक्सटर्नल सरप्लस एंड डेफिसिट ऑफ मेंबर। जितने भी इसके मेंबर नेशंस हो गए, 1947 से काम संभालेगा, वहां पर उनकी कमजोरी देखना, उनकी इन्वेस्टमेंट्स पर नजर रखना, उन्हें जरूरत जो भी पड़ेगी उसमें इनकी हेल्प करना। वर्ल्ड बैंक, ठीक है, ऑफिशियली इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, आईबीआरडी। तो आईबीआरडी ऑफिशियली इंटरनेशनल बैंक कहलाएगा, रिकंस्ट्रक्शन फॉर डेवलपमेंट, ठीक है, वर्ल्ड बैंक। तो ये पोस्ट वॉर इकोनॉमीज जो है, हाँ, जहां जिस भी तरीके की फंडिंग की जरूरत होगी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए, इट विल डू दैट। हाँ, अब देखेंगे यूएस का इन्फ्लुएंस, क्योंकि दोनों ऑर्गेनाइजेशन आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, दोनों एक की डिसीजन मेकर्स उनमें यूएस ही रहेगा। तो फिक्स्ड एक्सचेंज सबसे इंपॉर्टेंट था कि नेशनल करेंसीज वर पेग्ड टू यूएस डॉलर। अब जरा देखिए, जितनी भी नेशनल करेंसीज थी, 44 नेशंस के बीच में ये हुआ था, ठीक है, वो सारे नेशंस यूएस के साथ 750 से 745 से ज्यादा डेलीगेट्स यहां पर आए थे। उन सारे मेंबर नेशंस ने यूएस के डॉलर के साथ अपना एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम डेवलप किया। एक्सचेंज रेट, रिमेंबर, एक एक्सचेंज रेट, ठीक है, और ग्लोबल करेंसी का जन्म हुआ, यानी डॉलर यहां से एज अ डॉलर बिकम्स द, शाबाश, डॉलर बिकम्स द ग्लोबल एक्सचेंज, ग्लोबल करेंसी, ठीक है। और ये चीज फिर उस वक्त रशिया के ना, जिसे हम कहते हैं, गले से नहीं उतरी। तो इस वजह से फिर यूएसएसआर और अमेरिका के बीच में तब से ना बिल्कुल एक कहेंगे कि 36 का आंकड़ा चल रहा है, ठीक। अब जरा आगे चलेंगे, व्हेन वी सी, तो हमें दो तीन चीजें देखने को मिलेगी, ठीक है, पोस्ट वॉर में कि ओके, सो दो तीन चीजें जो हमें याद रखनी है। सबसे पहले फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, यही से सिस्टम हुआ, और ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट जो किया गया, ये किसके साथ किया गया, ये किया गया गोल्ड के साथ, यानी खुद डॉलर को किसके साथ, हाँ, गोल्ड के साथ एक्सचेंज में रखा गया, यानी इसकी वैल्यू गोल्ड के साथ कनेक्ट की गई, ठीक है। और आपको अब यहां पर एक टर्म आजकल पूछी जाती है, G77, यानी ब्रिटेन वुड्स के बाद एक और लीग, एक और नेशंस की एक लीग बनती है, हाँ, G77, ग्रेट 77, या इकोनॉमीज, ग्रेट इकोनॉमी 77। अभी इसमें ज्यादा बहुत सारी मेंबर कंट्रीज है, 100 से ज्यादा मेंबर कंट्रीज है, हाँ, G77 में। तो सीबीएसई में तो ये टॉपिक नहीं है, बट हाँ, एनसीईआरटी और स्टेट बोर्ड के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, द ब्रिटेन वुड्स के मुतालिक पूछा जाता है, तो ब्रिटेन वुड्स में आप ध्यान रखोगे सबसे पहले कि ब्रिटेन वुड्स कहां पे हुई थी, ठीक है, रिमेंबर, तो याद रखना ब्रिटेन वुड्स कहां पे हुई थी। ब्रिटेन वुड्स हुई थी यूएसए में, ठीक है, ब्रिटेन वुड्स यूएसए में हुआ था, रिमेंबर, ठीक है। अच्छा, ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस कहां पर हुई थी, ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी यूएसए में, हेम्पशायर। और ये कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, जुलाई 1994 में। अच्छा, क्यों हुई थी, इसका फ्रेमवर्क था स्टेबल इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम
हाँ, इसका मेन कंसर्न इस यहाँ से 2 इंस्टीट्यूशंस बनाए गए, एक तो आईएमएफ बनाया गया और दूसरा आईबीआरडी बनाया गया, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। हाँ, इनके लिए बेसिकली मेंबर नेशंस को सपोर्ट करने के लिए बैंक्स बनाए गए। यूएस इसमें मेन हम कहेंगे रोल प्लेयर था, ठीक है? और यहाँ से फिक्स्ड एक्सचेंज सिस्टम सामने आया, इट वाज द ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट। इससे ज्यादा आपको यहाँ पर जाने की जरूरत नहीं है। वी विल डिस्कस इट ब्रीफली मोर इन द नेक्स्ट लेक्चर्स, ठीक है? जब इंशाल्लाह रहमान आगे और हाई सेकेंडरी क्लास या हायर सेकेंडरी क्लासेस हम स्टार्ट करेंगे, देन वी विल मेक इट और हम इसको डीपली पढ़ेंगे, ठीक है? तब तक के लिए आपको सिंपल याद रखना है कि यूएसए का इन्फ्लुएंस, क्योंकि इनको बनाने वाला, होस्ट करने वाला यूएसए, तो इन इंस्टीट्यूशंस में हमेशा किसकी चलती है? यूएस की चलती है। ओके, सो यहाँ से बेटा यहाँ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ एक नई क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।